हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन ने जाना कि विद्युत विभव क्या होता है, फिर उसके अपन ने बात करी, उसके बाद अपन ने बात करी विद्युत विभवांतर क्या होता है, फिर उसके पर आगे उसको बढ़ाते हुए अपन विद्युत विभवांतर से आगे उसके डेरिवेशन किए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ओके बेटा, तो आज इसी कड़ी में एक और नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करी थी। आपको याद होगा, आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करी थी। उसमें अपन ने दो पोजीशन देखी थी, एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय, एक तो एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन देखी थी। आज अपन उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जो काम अपन ने विद्युत क्षेत्र में किया था वही काम अपन किस में करेंगे, विद्युत विभव के लिए। किस में करेंगे, विद्युत विभव में। बस विद्युत विभव में अपने को एक बात ध्यान में रखनी होती है कि विद्युत विभव कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। और यदि विद्युत विभव सदिश राशि है तो इसके फॉर्मूले में जो आप मान रखोगे वो आवेश हमेशा साइन के साथ रखोगे। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आज की जो आपकी हेडिंग रहने वाली है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ओके बेटा, तो ये आज आपकी क्या रहने वाली है, हेडिंग, जिस पे अपने को क्या करनी है, टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ओके बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आज अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो केस पढ़ते हैं। पहला केस जो आप पढ़ते थे, जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन किया वैसे करते हैं पहले एक बार। पहला अपने पढ़ते थे अक्षीय पोजीशन पे। अब आप सभी बच्चे अक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि अपन ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव में ये माइनस क्यू चार्ज, इससे 2a दूरी पे अपन कौन सा चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू। तो ये आपका अभी क्या फॉर्म हो गया, विद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अपन ने विद्युत द्विध्रुव बनाया। अब विद्युत द्विध्रुव बनाने के बाद अपन क्या देखेंगे कि इसकी एक्सेस पे कहीं भी आपने एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया, इसके एक्सेस पे कहीं भी आपने एक पॉइंट P ले लिया। ये द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु है। ये वाली जो दूरी है वो कितनी होती है, a, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो भी कितनी होएगी फिर, a। ओके बेटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो डिस्टेंस मानी थी वो मानी थी r। मानी थी कि नहीं मानी थी, मानी थी सर। ओके, अब हमें P पे द्विध्रुव विद्युत विभव निकालना है। तो किसी भी बिंदु पे मोर देन 1 आवेश की जब आप विद्युत विभव निकालते हो तो अपन क्या करते हैं, सभी को अलग अलग निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। तो जो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा Vp इक्वल्स टू V ऑफ Q प्लस V ऑफ माइनस Q आएगा। यस सर,
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये हमारा P पॉइंट पे आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है हम अलग अलग के कारण जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। आर कितनी डिस्टेंस है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगी यही तो क्यू के लिए आर है, और ये बचेगी आर माइनस ए, और यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये क्या रहेगी, आर प्लस ए। तो जो ये पॉइंट आपका पी आपको दिख रहा है ये क्यू आवेश से कितनी दूरी पे है, आर माइनस ए, क्योंकि ये आर है ये ए है, तो आर में से अगर ए माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग यही तो बचेगी। तो ये आपकी कितनी होगी, आर माइनस ए। ओके, इसी टाइप से ये आपकी, ठीक है, इसी टाइप से जब आप माइनस क्यू की वजह से बात करोगे तो क्या लिख देंगे, के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए। तो यहाँ से वी ऑफ माइनस क्यू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ये दोनों वैल्यू अगर आप इसमें 1 में पुट कर देते हो तो आप क्या पाओगे कि जो P पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए प्लस, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ओके बेटा, यस सर। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आर प्लस ए और यहाँ से आपके ये एलसीएम आ जाएगा, आर माइनस ए से आर माइनस ए को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, आर प्लस ए, तो के क्यू आर प्लस ए, माइनस तो लगना ही है, के क्यू तो आएगा ही आएगा, आर प्लस ए से आर प्लस ए को डिवाइड किया क्या बचा, आर माइनस ए, ऊपर रखेंगे वैल्यू आर माइनस ए, उस ऊपर वाले में से अपन के क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो आर प्लस ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस आर और प्लस ए अपॉन नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बेटा, तो ये आपका P पॉइंट पे क्या आ गया, यहाँ से आर आपका कैंसिल, तो के क्यू ए और ए 2a आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। हमें पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P Q इंटू 2a, ठीक है। तो यहाँ से Vp इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर आपकी आर और ए में ज़्यादा अंतर नहीं है तो यह आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पे अपने को काम करना है। ओके बेटा, इसी फॉर्मूले पे अपन काम करेंगे। लेकिन अगर एक कंडीशन आपके सामने डाल दी जाए, इफ आर बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, जैसे अपन ने पिछले में किए थे, तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो Vp क्या आ जाएगा, के पी अपॉन में आर स्क्वेयर। ये तभी लगाना है जब आपकी आर की जो वैल्यू है वो ए की कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, और अगर अप्रोक्सीमेटली बहुत सेम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, के पी अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ये बहुत ही आसान सा डेरिवेशन हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये अपन ने
इसके ऊपर एक बात कर ली। अक्षीय स्थिति पे बात करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर अपन को डेरिवेशन परफॉर्म करना है। अक्षीय स्थिति पे जब भी अगला पूछेगा तो तुम्हें पता है अक्षीय पहले सबसे पहले द्विध्रुव बनाओगे, फिर अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु P ले लोगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी तुम्हें पता है, आप कितनी डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से आपने डिस्टेंस ली है, ठीक है। फिर सभी की डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो विद्युत विभव हमारा होता है वो एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो उसके अंदर फॉर्मूले में जब भी अपन मान रखेंगे हमेशा साइन के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो ख़त्म होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये ध्यान रखेंगे Kp/r²। ओके बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और K की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1/4πε0। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक्सियल पोजीशन की बात कर ली। अब अपन किसकी बात करेंगे? निरक्षीय स्थिति की। किसकी बात करेंगे? निरक्षीय स्थिति की। तुम्हें पता है निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है? बहुत अच्छे से बात कर रखी है अपन ने उसके ऊपर। अगर आप सारे लेक्चर बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही केयरफुली देखिए और उनको सीखने की कोशिश करिए। वापिस से वही काम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ये आपका कौन सा चार्ज है? -Q। और ये आपका कौन सा चार्ज है? +Q। ओके बेटा, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 2a। अब इसके ऊपर जो मिड पॉइंट से इसके जो लाइन जाएगी उसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया P। इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट आपने कर ली थी। अब अपन किसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके बेटा, इस P पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस डिस्टेंस की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब ये हमारी कितनी डिस्टेंस है? A हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। तो ये क्या मान लेंगे? कर्ण। तो √r² + a² हो जाएगी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी टाइप से ये भी कितना हो जाएगा? √r² + a² हो जाएगा सर। तो ये हमारी दोनों की वजह से आ गई। अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो वही बात V(q) + V(-q). हमारे दोनों चार्ज का क्या कर देंगे? हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो V(q) के कारण जब अपन बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है? K आवेश कितना है? Q। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √r² + a²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और जब अपन बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका कितना हो जाएगा? K -Q। ये देखो -Q है और डिस्टेंस कितनी है आपकी? √r² + a²। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V(-q) -KQ/r² + a² लिख सकते हैं।
और नेट अगर आपको निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस के क्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इन दोनों का क्या कर दे, कैंसिल हो गए। तो आपने क्या देखा, जो पी पॉइंट पे है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं आया था। वो कितना आया था, के पी अपॉन आर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो आपका विद्युत क्षेत्र था वो एक सदिश राशि थी, ठीक है, और ये एक अदिश राशि है। हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम। तो ये आपका कौन सी पोजीशन पे आया है, निरक्षीय पोजीशन पे, कितना, 0, और अक्षीय पोजीशन पे कितना आया था, के पी अपॉन आर स्क्वेयर। ओके नोट ओके बेटा, तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत आसान पॉइंट है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने पहले की बातें बहुत ही ध्यान से सुनी है, वीडियो लेक्चर को बहुत आपने ध्यान से देखा है, तो अब आपको ऐसा कोई पॉइंट लगेगा नहीं जो टफ है, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक और डेरिवेशन खत्म होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके बेटा, तो ये तो आपके देखो आपने दो बातें कर ली, एक तो आपने अक्षीय स्थिति की बात करी, ठीक है, और एक आपने कितनी की बात करी, निरक्षीय स्थिति की बात करी कि नहीं करी, ठीक है। एक के लिए तो आपने एंगल कितना था, 0 डिग्री, और एक के लिए आपका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये तो आपके दो स्टैंडर्ड केस हो गए, ठीक है ना। हमें किसी भी दूरी r और किसी भी कोण थीटा के लिए अगर पूछ ले, ठीक है ना, आपको बोले कि 60 डिग्री के कोण पे एक बिंदु P है, उस पे आपको बताना है, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए अपन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो अपन बहुत ही केयरफुली देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन परफॉर्म जब भी करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जब तक नहीं बनाओगे तब तक तो कोई काम होना ही नहीं है। ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, ठीक है बेटा। आपने एक पॉइंट P यहाँ ले लिया इस बार, ठीक है, और इस पॉइंट P की जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस है वो आपने मान ली r, और जो ये एंगल है वो आपने मान लिया थीटा। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, r थीटा हो गए, हाँ या ना। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी होगी आपने, तो ये आपके क्या हो गए, r थीटा। ओके सर, अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस हमने मान ली r1 है, ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, r1 है, और ये डिस्टेंस अपन ने मान ली r2 है, ठीक है बेटा। और ये जो आपका मिड पॉइंट है वो मान लिया मैंने O। ओके, अगर हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही बात, अगर हमें P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो V ऑफ प्लस Q प्लस V ऑफ माइनस Q, यस या नो, यस सर। प्लस Q के कारण जब अपन निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आएगा, K Q अपॉन R2, और माइनस Q के कारण जब अपन निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आएगा, K माइनस Q अपॉन R1, तो कितना आ जाएगा, माइनस KQ अपॉन R1, प्लस Q के कारण KQ अपॉन R2,
और माइनस क्यू के कारण के क्यू अपॉन R1। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं तो वी पी के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। वी पी के क्यू आपने क्या ले लिया कॉमन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके सर, ये हमें बात समझ में आई सर, समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं वी पी के क्यू एलसीएम ले लिया हमने क्या R1 R2, R1 2 से डिवाइड किया, क्या बचा R1, R2 से डिवाइड किया तो R1 और R1 से डिवाइड किया तो R2। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अगर हम एक काम कर लें R1 R2 की वैल्यू अगर अपन निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि अगर R1 R2 का मान हमारे पास आ गया तो अपन ये वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब R1 R2 की वैल्यू कैसे निकालें सर, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात होगी। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हम क्या करते हैं, जो आपकी OP है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, OP को अपन ने क्या कर दिया, मैंने O से P को आगे की ओर बढ़ाया और यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाल दिया और लंब डालने के बाद जो पॉइंट आया उसे नाम दे दिया M। ओके नोट ओके, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ से भी एक मैंने लंब डाल दिया और इसको मैंने नाम दे दिया N। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपका एंगल 90 डिग्री है क्योंकि आपने लंब डाला है। ओके, ये कोण आपका क्या है थीटा, क्योंकि ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है वो हमें बहुत अच्छे से पता है A है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है A है, ये हमने बहुत अच्छे से पता कर रखा है। अब हमें एक बात आपको ध्यान से देखनी है कि ये जो कोण है थीटा ये बहुत ही छोटा है, जो आपका थीटा है वो बहुत ही छोटा है। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ से जितने भी पॉइंट आए हैं वो अपन ने सारे मेंशन कर लिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट अपने पास आए हैं वो अपन ने सब सारे पॉइंट मेंशन कर लिए। अब हम यहाँ पे मानते हैं, माना क्या मानते हैं कि जो ये AP है ना आपकी AP जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है PM के, किसके इक्वल है PM के। तो AP लगभग किसके इक्वल मान लिया आपने PM के, ये PM और ये लगभग क्या मान लिया आपने इक्वल। तो अपन AP को ऐसा लिख सकते हैं क्या, AP इक्वल्स टू PM किसके बराबर है OP प्लस में OM। सही बात है सर, PM हमारी किसके इक्वल है OP प्लस OM। ओके सर, हमें दिख रहा है OP का जो मान है वो कितना है, AP का जो मान है वो कितना है R1, OP का जो मान है वो कितना है R। अब हमें OM का मान चाहिए, किसका मान चाहिए OM का। ठीक है ना, OM देखो इस त्रिभुज में है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल AOM, ठीक है, ट्राइंगल AOM आपका कैसा है, ध्यान से देखो, ये वाला कोण है जो 90 डिग्री। तो अपन इसको ऐसा बना सकते हैं ये वाला कोण तो कितना डिग्री है
90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? एम पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? ओ और ये आपने ओ ले लो और ये क्या ले लो? ए। और ये एंगल कितना है? थीटा। ओके कि नोट ओके बेटा? ये एंगल आपने कितना मान लिया? थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें, और जो हमारे पास ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? ए है। इस ट्राइंगल में दिख रही होगी आपको। ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? ए है। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए ओ एम का मान। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है? ओ एम। कर्ण कितना है? ए। हाँ या ना? तो यहाँ से जो ओ एम का मान है वो कितना आ जाएगा? ए कोस थीटा। कैमरे में आ रही होगी सारी चीज़ें। ओ एम का जो मान है वो कितना आ जाएगा? ए कोस थीटा। ये बात समझ में आई सर हमें? इसको अपन समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1। यहाँ तक अपन बात कर लिए। यहाँ से जब अपन मान रखेंगे तो आप क्या पाएंगे? R1 इक्वल्स टू आर प्लस ए कोस थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? R1 की, जो हमें चाहिए थी। इसी टाइप से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? R2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? R2 की। और ये पॉइंट आपने क्या माना था? B। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? R2 की। अब देखो इसी टाइप से अपन जो PB है उसको किसके इक्वल मान लेंगे? PN के। जो आपकी PB है इसे किसके इक्वल मान लेंगे? PN के। तो PB को अपन PN को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना जरा। PN को क्या लिख सकते हैं? OP में से सॉरी बेटा, OP में से ON को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? OP में से जब आप ON को माइनस कर दोगे तो PB की वैल्यू ध्यान से देखना। OP का मान तो वही R, हमें ON का मान चाहिए। तो इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल BON, ठीक है ना? इन ट्राइंगल BON में वही बात ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल को बना लेंगे। ये आपका क्या है? N। इस पे आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये आपका O है और ये आपका B है। और जो आपकी OB है वो कितनी है? A है, ठीक है ना? और ये जो आपका एंगल है वो आपका थीटा है। अब हम क्या लगाएंगे? वही कोस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण कितना है? A। तो यहाँ से ON का जो मान है वो क्या आ जाएगा? A कोस थीटा। और जैसे ही हमारे पास AON का मान आ जाएगा हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो R2 का मान है ध्यान से देखेंगे। PB तो आपकी कितनी थी? PB को यहाँ रख ही देते। PB जो है वो आपकी कितनी है? R2। तो यहाँ से R2 इक्वल्स टू R माइनस A कोस थीटा। ओके बेटा, तो ये हमारा किसका मान आ गया? R2 का। अब हमें R1 का मान चाहिए था और एक हमें किसका मान चाहिए था? R2 का। अब हम लिख सकते हैं R1 व R2 का मान समीकरण 1 में
रखने पर R1 और R2 को जब आप एक नंबर समीकरण में पुट करोगे तो K Q R1 का मान आपका कितना आया, ध्यान से देखिए जरा, R प्लस A कोस थीटा R माइनस A कोस थीटा अपॉन R प्लस A कोस थीटा और यहाँ से R माइनस A कोस थीटा। इसको खोल देंगे सर, K Q R प्लस A कोस थीटा A कोस थीटा अपॉन A प्लस बी और A माइनस बी, तो R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। R से R आपका कैंसिल, तो VP इक्वल्स टू K Q 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। ठीक है, P इक्वल्स टू हमें पता है Q इंटू 2A होता है, तो VP का जो मान है वो क्या आ जाएगा, K P कोस थीटा अपॉन, देखो Q इंटू 2A बन रहा है, वहाँ पे अपन ने क्या रख दिया P, R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। अगर आपकी दूरी R A से ज़्यादा बड़ा नहीं है तब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही केस, अगर आपका A बहुत बड़ा है, सॉरी R बहुत बड़ा है A से, इफ, ठीक है, तो अपन क्या ले लेंगे, A को क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वेयर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही आता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो हमें अक्षीय स्थिति की बात करनी थी, तो हमने अक्षीय स्थिति पे क्या निकाला था, KP अपॉन R स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था। तो अब देखते हैं ये डेरिवेशन आपका सही है कि नहीं है। अक्षीय स्थिति पे ये बिंदु कब पहुंचेगा, ध्यान से देखेंगे, अक्षीय स्थिति पे ये बिंदु कब पहुंचेगा, जब इस बिंदु P को अपन यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, इस बिंदु P को अगर अपन यहाँ लेके आते हैं तो ये एंगल, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, और अगर ये घुमाना पड़ेगा तो ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको। इस पॉइंट P को अगर आप एक्सियल पोजीशन पे लाना चाहते हो तो आपको इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, और जब आप यहाँ से उठा के इसको यहाँ लेके आओगे तो ये थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0। तो जैसे ही आप अगर थीटा 0 डिग्री इसके अंदर रखोगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो VP इक्वल टू कितना आएगा, KP कोस 0 अपॉन R स्क्वेयर। कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो KP अपॉन R स्क्वेयर। यही तो बात अपन ने करी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और अगर अपने को निरक्षीय स्थिति की बात करनी है, किसकी बात करनी है, निरक्षीय स्थिति की बात करनी है, तो निरक्षीय स्थिति पे जब ये पॉइंट P जाएगा तो इसको बिल्कुल यहाँ मिड में लेके आना पड़ेगा, और जब मिड में लेके आओगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90। तो थीटा इक्वल टू जब आप 90 रखोगे तो कोस 90 का मान कितना हो जाता है, 0। तो KP कोस 90 अपॉन R स्क्वेयर, तो यहाँ से VP का मान कितना आ जाएगा, 0, जो हमारा पहले भी आ गया था। यस या नो। तो देखो बेटा ध्यान से, बोर्ड में
कैमरे में आ रहा होगा पूरा, बिल्कुल आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन अपन ने परफॉर्म कर लिया है। कैमरे में आपकी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अपन एक बार में वापिस इसके अंदर अपन ने एक एजप्शन मान के चला है। क्या माने हैं कि जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर मान के चले। हम क्या मान के चले हैं? लगभग बराबर मान के चले हैं। और फिर इसके बाद तो ये बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले हमने पॉइंट P माना किसी भी दूरी r और थीटा पे। थीटा क्या है? वो पॉइंट P कितने एंगल पे है, वो कोण आपने क्या मान लिया? थीटा। तो हमने इससे -q से r1 दूरी पे माना है और +q से कितनी दूरी पे माना है? r2 दूरी पे माना है। कितनी दूरी पे माना है? r2 दूरी पे माना है। तो Vp = v + q + v - q। यहाँ से v + q की वैल्यू आपने निकाल ली, वो इसके अंदर पुट कर दी। इसी टाइप से आपने v - q की वैल्यू निकाल ली, वो भी आपने रख दी। इन दोनों को यहाँ पे रखने के बाद आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, और फिर हमने सोल्व करके क्या गेन किया? ये वैल्यू वाली प्राप्त हमें हो गई। अब हमें क्या देखा कि हमारे पास r1 r2 के मान नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन को सोल्व करना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? r1 और r2 की। तो हम डायग्राम से r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं। ओके बेटा, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मानी कि जो आपकी AP है ये लगभग किसके इक्वल है? PM के। तो AP = PM। PM किसके इक्वल है? दो पार्ट में डिवाइड कर दो, OP + OM। ठीक है, OP की वैल्यू हमारे पास है R। ठीक है, और OM की वैल्यू हमने इस ट्राइंगल से निकाल ली। इसी टाइप से हमने PB को भी किस में? दो पार्ट में डिवाइड। PB लगभग किसके बराबर है? PN के। PN को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये आ गया। ये दोनों वैल्यू आपने इस फॉर्मूले के अंदर रख दी। ठीक है, जो कट रहा था उसे काट दिया। फिर Q × 2A = क्या मिला? P। तो ये क्या बन गया? KP cos थीटा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपका A बहुत बड़ा है, R बहुत छोटा है, तो R > A वैल्यू पुट कर दी, तो KP cos थीटा अपॉन r²। अगर हमें अक्षीय स्थिति की बात करनी है तो ये बिंदु अक्षीय स्थिति पे कब पहुंचेगा? जब आपका थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0। और अगर इसको 0 डिग्री कर देंगे तो cos 0 रखते ही आपका पहला वाला फॉर्मूला। और निरक्षीय स्थिति पे कब पहुंचेगा? जब आपका थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90। और 90 डिग्री होते ही आप वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, तो ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। आपको एक साथ मैंने बोर्ड पे परफॉर्म कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो इसके आगे, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर कहीं भी विभव निकालने को आ जाए तो आप इस टाइप से आप विभव निकाल सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आता है? KQ/R। और ऐसे अगर नीचे कितना आता है? R² आता है। क्या आता है? R² आता है। ओके बेटा, तो ये एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन था जिसको अपन ने कर लिया। अगर आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको नो डाउट पहली बार में ही ये पूरा समझ आएगा। ठीक है ना? और अगर आप ढंग से नहीं देखते हो तो फिर आपको बार बार देखने से भी समझ नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो देखो, पर आप अगर एक बार भी वीडियो देखते हो तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना, तो आपको पूरी बातें समझ आ जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक और अच्छा पॉइंट, एक नई हेडिंग। ठीक है, एक नई हेडिंग की ओर बढ़ते हैं।
समविभव समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या रहे, समान रहे। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव क्या रहे, समान रहे। ठीक है, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये आपके दो चार्ज ले लिया आपने -Q और ये आपने चार्ज ले लिया +Q। ओके बेटा, अब आपने क्या देखा कि इनके बीच में आपने अभी कैलकुलेशन परफॉर्म करी तो आपने क्या देखा कि एक ऐसा सरफेस है जिसके सभी बिंदुओं पे पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसा सरफेस क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल। कैसे सर, क्योंकि इसके एक ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बात करता हूँ, ये एक बहुत सरफेस है, ठीक है, बहुत पतला सरफेस है ऐसे, इस टाइप से। अब आपने ये यहाँ रखा तो इसके ये वाला बिंदु है वो इससे और इससे दोनों से समान दूरी पे है। ये सारे बिंदु क्या है, समान दूरी पे है। अगर समान दूरी पे है तो यहाँ पे एक पृष्ठ का निर्माण हो रहा है जिसके सारे बिंदु -Q और +Q से क्या है, समान दूरी पे है। और समान दूरी पे होने की वजह से उन सभी बिंदुओं पे विद्युत विभव कितना आएगा, 0। अगर विद्युत विभव 0 आ रहा है और एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण हो रहा है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या है, 0, तो वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। बात समझ में आई। ठीक है, तो बात अपन सारी कहाँ करते हैं, -Q और +Q है। आपने अभी देखा कि इनके मिड में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर आपका विद्युत विभव क्या रहता है, 0 रहता है सर। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कोई कंसीडर कर लिया ये वाला सरफेस। अब ये वाला सरफेस का इसके ऊपर जो पॉइंट आप लोगे वो इससे और इससे समान दूरी पे आएंगे। समान दूरी पे आएंगे तो इसके सभी बिंदुओं पे विद्युत विभव क्या रहेगा, 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये एक पृष्ठ ही तो है, इसका मतलब, पर बात सारी कहाँ करेंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो अपन क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके बेटा, एक ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके बेटा, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से। ठीक है, तो आपने समविभव पृष्ठ की तो बात कर ली। अब अपन इसके ऊपर बहुत सारे जनरल डिस्कशन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पे आपको गिवन है कि इसके ऊपर क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल कहने का इन द सेंस क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट C है। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो आप, और इन सभी पॉइंट पे जो आपका विभव है वो क्या है, इक्वल है। तो VA किसके इक्वल है, VB के, और ये किसके इक्वल है, VC के। पर ये पृष्ठ है कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। तो डेफिनेशन हमें याद है, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके बेटा, ओके सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ मान लो आपकी डिस्टेंस R है,
मान लो अब हमें फॉर्मूला पता है, ए से बी बिंदु पे गए हो तो डब्लू बी माइनस वी बी माइनस वी ए डब्लू ए बी डब्लू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन क्यू नोट, ऐसा लिखते हो। मान लो क्यू नोट चार्ज को आप लेके जा रहे हो। ओके बेटा, यस सर। हमें पता है वी नो वेरी वेल वी बी इक्वल्स टू वी ए, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो डब्लू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक अपॉन में क्यू नोट। यस सर। तो यहाँ से डब्लू एक्सटर्नल ए टू बी इक्वल्स टू 0 सर। यस सर। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ए से बी तक जाने में बाह्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अपन और क्या बोल सकते हैं कि डब्लू एक्सटर्नल ए टू बी इज इक्वल टू डब्लू इलेक्ट्रिकल ए टू बी बट माइनस में, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो डब्लू इलेक्ट्रिकल ए टू बी इक्वल्स टू भी क्या आया 0, डब्लू एक्सटर्नल भी क्या आया 0। तो अपन बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या रहता है 0। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो आपका वर्कडन होता है वो क्या रहेगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पूछी जाती है पेपर में डायरेक्ट कि एक समविभव पृष्ठ पर एक आवेश 5 कूलाम को ए से बी तक लेके गए तो किए गए कार्य का मान बताइए। तो हमें पता है समविभव पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है समान, तो या तो बाह्य व्यक्ति या विद्युत क्षेत्र किसी के भी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है 0। पहली बात समझ में आई? यस सर। अब ध्यान से देखना, ये हमें समझ में आ गया। अब जो कार्य का बात कार्य जो होता है वो क्या होता है एफ एस कोस थीटा। यस या नो? यस सर। ठीक है, अब देखो विस्थापन कहाँ हो रहा है, समविभव पृष्ठ के ऊपर, मतलब विस्थापन हो रहा है आपका ए से। विस्थापन हमेशा क्या होगा समविभव पृष्ठ के तल में ही तो होगा। आप कहाँ चलोगे, तल में ही तो चलोगे। इसका मतलब विस्थापन हमेशा इस तल में है या नहीं है? तो विस्थापन हमें पता है कितना माना आपने R। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश है Q नोट, कितना आवेश है Q नोट, तो उसके ऊपर कितना बल लगता है Q नोट ही। हम जानते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे F ही रख दूंगा, हाँ या ना? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं W इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे Q डॉट Q इंटू E। ठीक है, विस्थापन आपका R। थीटा किस किस के बीच का कोण बनेगा, विस्थापन और विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसमें दो ही सदिश राशि है। E और R के बीच का कोण आपको कितना दिखेगा। अब ध्यान से देखना, इसको अभी थोड़ा और फर्दर आगे मैं समझाऊंगा आपको। देखना FE कितना है QE है सर, है या नहीं है? S आपका कितना है R है। तो अब देखो ध्यान से, FE का मान कितना है QE है, S का मान कितना है R है। इसका मतलब न तो F 0 है और न क्या 0 है R 0 है। समविभव पृष्ठ पे अपन चल रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर कितना बल लगता है QE। यहाँ पे आपका आवेश कितना है Q नोट, तो कितना लग जाएगा Q नोट इंटू E। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो आप, जब आप ये वैल्यू रखोगे तो FE 0 है क्या, नहीं है सर। S 0 है क्या, नहीं है सर। फिर भी आपका W इलेक्ट्रिकल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर भी हमारा W इलेक्ट्रिकल क्या आ रहा है 0। न तो F 0 है न S 0 है, फिर भी हमारा W इलेक्ट्रिकल क्या आ रहा है 0। इसका मतलब इस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 0 है।
क्या है, 0 है। ठीक है ना। अगर इस कोस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस कोस थीटा की वैल्यू आपकी 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू ये आपकी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। ओके बेटा, तो कोस 90 अपन ने क्या मान लिया, 0, क्योंकि हमें दिख गया, क्योंकि थीटा ही हो, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो फिर 0 कौन है, कोस थीटा। और कोस थीटा कहाँ 0 होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई कि जो विद्युत क्षेत्र है वो या तो आपके तल के लंबवत बाहर की ओर है और या आपका तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्यों सर, क्योंकि तल के लंबवत होगा तभी ये कोण है ना, जो R और E के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा किसके लंबवत होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये बात हमें कहाँ से पता चल गई, ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। ओके, अपन ने क्या देखा कि W इलेक्ट्रिकल 0 है सर। W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला है FE इंटू कोस थीटा। विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है, QE। ऐसा आपने देख रहा है R, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, फिर भी इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा होगा, कोस थीटा की वजह से। और कोस थीटा कब 0 होता है, 90 डिग्री पे। अगर थीटा ना, तो इसका मतलब, और 9 एंगल किस किस के बीच का है, ये विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के, विद्युत क्षेत्र से कितना बल लग रहा है और विस्थापन के बीच का एंगल है। तो विद्युत क्षेत्र से कितना बल लगेगा, अब विद्युत क्षेत्र से बल कहाँ लगेगा, धनात्मक आवेश पर। विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बल लंबवत है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, लंबवत। और लंबवत है तो दो ही केस हो सकते हैं कि R के साथ कोण 90 बने, या तो ऐसे और या आपका ऐसे। तो समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने खत्म कर लिया। ठीक है, अब इससे अपन ने यहाँ से बहुत सारी बातें निकाली है। पहली बात तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। दिख रहा था हमें, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ये अपन ने पहली पॉइंट मेंशन कर लिया था। सेकंड क्या देखा कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। यह आपका कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक स्फीयर की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1 मान लिया। तो इन सभी बिंदुओं पे यहाँ पे विद्युत विभव कितना आएगा, KQ/R1। यहाँ पे भी कितना आएगा, KQ/R1। यहाँ भी कितना आएगा, KQ/R1। अगर अपन एक और त्रिज्या का गोला माने, ठीक है, R2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, KQ/R2। हाँ है ना, यहाँ भी कितना आएगा, KQ/R2। तो आपसे पूछे कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है वो हमेशा गोलीय होता है। बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है। और अगर बनाने के लिए आए तो अपन ऐसा बना सकते हैं, और अगर और इसको वे में बनाना चाहते हो तो अपन ऐसा भी बना सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण आपका समविभव पृष्ठ ऑलवेज क्या होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार। जैसे ये आपका आवेश Q है, इससे चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होएगी, निकलेगी। और विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसे होता है, लंबवत। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो बहुत ही ध्यान से।
ये सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। ओके बेटा, तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है? गोलाकार। आपसे बोले रेखीय आवेश के कारण कैसा होगा? ये दे दिया सर। तो इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार, क्योंकि इससे एक बेलन बना सकते हो इसके दोनों तरफ, जो इससे समान दूरी पे रहेगा, ये आर ये आर। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण आपका समविभव पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण आपका समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार। ये दोनों बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। ओके नोट ओके बेटा? ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती है वो विद्युत समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है? लंबवत। समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगी बातें? आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण आपका समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार। रेखीय आवेश वितरण के कारण आपका समविभव पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार। ओके, तो ये आपने एक और फर्दर डिस्कशन कंप्लीट किया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये आपका एक समविभव पृष्ठ है। यह है V1 और ये इसके एक और समविभव पृष्ठ है जिसपे विभव कितना है? V2। तो ध्यान रखना, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पे विभव के कितने मान हो जाएंगे? 2, जो कि संभव नहीं है। ये बात अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखा में भी पढ़ी थी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाती है? 2, जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे? 2, जो कि संभव नहीं है। जैसे ये समविभव पृष्ठ क्या बोलेगा कि मेरे सभी बिंदुओं पे विभव कितना है? V1। ये क्या बोलेगा? मेरे सभी बिंदुओं पे विभव कितना है? V2। तो इस बिंदु पे क्या समझोगे कि V1 है या V2 है? नहीं पता ना। इसीलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। ओके नोट ओके? तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाते हैं? 2 मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो अपन ने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार होता है। समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल का पूछे, चाहे वो किसका पूछे? एक्सटर्नल का। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? विद्युत द्विध्रुव के कारण डिस्कशन किया और समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा। जब आप वीडियो देखो बेटा तो आप ज़रूर बताया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आया या नहीं आया। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।